जो आदिवासी लड़की मुझे कहा गया कि तुम ऐसे बात करोगे, तुम ऐसे कपड़े पहनोगे, तो सोचिए एक लड़की जो आदिवासी लड़की पहली बार कहीं से उम्मीद लेके मीडिया में आई होगी कि मुझे करना है, बेहतर करना है, अपने समाज के लिए करना है। आप सीखने के मौका जहाँ पे बड़े बड़े लोग बोलेंगे, जो प्रोफेशनल है वही लोग आपको इस तरह का बात बोलेंगे, तो आपकी तो उम्मीद टूट ही जाएगी। मैंने अपने आप को बहुत बार तोड़ा है कि मुझे नहीं करना है। गांव के लोग हमको बोलते हैं बाबू हम लोग के पास सब कुछ है, जमीन है, बालू है, पत्थर है, फिर भी हम लोग गरीब क्यों हैं? जबकि पत्ता बेच के, लकड़ी बेच के अपना लड़का लड़की को पढ़ाते, फिर भी गरीब क्यों हैं? हम लोग को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रही? आदिवासी भाषा में अगर हम लोग अपने लोकल भाषा में बात करते हैं, भाषा को लेकर, तो उसमें अपने भाषा में बात करते हुए तो कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहाँ कोई किसी को बनाता नहीं है, जब तक आपके अंदर पत्रकारिता, अपने समाज के प्रति सचेतना, चेतना ना रहे, तब तक आपसे पत्रकारिता हो नहीं सकती। जैसे बस्तर जैसे क्षेत्र में पत्रकारिता करना बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि वहाँ ऐसा नक्सलवाद समस्या है, कई सारे समस्याएं हैं, उनके बीच अपने को जूझना पड़ता है। मुख्य मीडिया में आदिवासी समाज को या हमारे जो पत्रकार को उतना अहमियत नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक मीडिया परिवार को हम लोग पैदा करें, समझ रहे हैं? तो आदिवासी समाज खास करके डिसीजन लेना होगा। जयंती जी, आप उड़ीसा से हैं, तो संभावना है कि आपकी आदिवासी भाषाओं में उड़िया हावी होगी और हिंदी प्रदेश में हिंदी हावी होती है। तो ऐसी स्थिति में कैसे सामना करते हैं? आप जो चाहे जवाब दे सकते हैं। अभी पॉलिटिकल सेशन आने वाला है, हमें लगता है ये सवाल आपको ना उधर पूछना चाहिए। ये हम समझ रहे हैं, लेकिन हम गांव में जाते हैं ना, तो हमको बताया जा रहा, पूछ रहा है आखिर हम लोग गरीब क्यों है ना? बहुत आसान है, लोग बहुत आसानी से ट्रोलिंग करते हैं, फेसबुक पर लिखना पढ़ना करते हैं, और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस सारे वजहों से पत्रकारिता भी छोड़ दी है। विरोधी लोग थे, जो कुछ लोग घेरे हुए थे हमें रास्ते में, हम तो बाइक से चलते हैं, तो घेरे हुए थे। घेरने के बाद उन्होंने एक वीडियो निकाला, फिर जो मुंह से निकला वही गाली देने लगा। फिर कहा तेरे पास क्या है, तुम कैसे पत्रकारिता कर रहा है, बहुत बड़ा पत्रकार बन रहा है। भाषा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप बोलते हैं ना, प्रैक्टिस अगर है तो आप भाषा, कोई भी भाषा सीख सकते हैं। में बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे ट्रोल किए। गांव घरों में जहां पर मीडिया क्या सरकार तक नहीं पहुंचा अब तक, वहां से हम वहां के आवाजों को निकालने का एक प्रयास था। ट्रोलिंग हुए हैं फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया में, उस दबाव से कैसे उभरते हैं? कितना असर पड़ता है एक पत्रकार पर? हम लोग धरातल पर जाते हैं और वहाँ का कवरेज करते हैं। पहले हम भी कोशिश करते हैं कि संथाल में कवरेज करेंगे, इसके बाद फिर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हिंदी में करते हैं, लेकिन बहुत चैलेंजिंग है। जिनके पास डिग्रियां नहीं होती है ना, और जब पत्रकारिता करते हैं, और सबसे बड़ी चुनौती होती है जब इनको पत्रकार नहीं माना जाता है, तब थोड़ा सा लगता है कि भाई हमारी पहचान क्या है इस लाइन में। हम सारे मुद्दों पर अभी बातचीत करेंगे। फिलहाल जयंती जी यहाँ पर आई हैं, उड़ीसा से आई हैं। जोरदार तालियां जयंती जी के लिए। हमारी ये कोशिश रही है कि इस पूरे सेशन में, इस पूरे आदि वार्ता कॉन्क्लेव में हम पूरे देश के आदिवासियों को एक मंच पर लाने की कोशिश करें। फिलहाल सवालों से शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा समय हो चला है। जयंती जी, आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि आप हमारी मेहमान हैं दूर की, तो आप ही से शुरू करेंगे। एक महिला पत्रकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है इस फील्ड में काम करना, और चूँकि पहले सेशन में हमने देखा कि निष्पक्षता को लेकर सीनियर्स की क्या राय है, आपकी क्या राय है वो भी जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम में सबको जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम लोकतंत्र की तरफ से आयोजित किया गया और बहुत गर्व भी लग रहा है। आज पहली बार मैंने बहुत जगह पे हमने बैठा है, लेकिन अब खुद की एक मंच पे हम खुद बैठे हैं, अपना बात को रखने के लिए, सुनने के लिए बहुत गर्व लग रहा है। तो फिर से आपको धन्यवाद बोलूँगी। और अब जो निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे पूर्व वक्ता बहुत अच्छी विषय पर रखी, जो कहीं ना कहीं हम सब जी रहे हैं उन चीज़ों को। पहले तो आदिवासी समाज का जो पत्रकारिता में अपनी जो जगह की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं उड़ीसा के भी संदर्भ में बताऊंगी कि वो जगह ही नहीं है। आप देखेंगे ना कि स्टूडियो में, ना कि ग्राउंड में, ऐसे जो फील्ड की बात ना आने की बात जो कहेंगे, तो आदिवासी
पत्रकारों को बहुत सारी चुनौतियों, जैसे एजुकेशन की बात करेंगे, मैं मेरे ज़िले की पहली आदिवासी लड़की जो मास्टर की हूँ, जो भी गलती से घर वालों ने नहीं चाहा था, मैं पढ़ने की कोशिश की कि मुझे करना ही है, क्या है उसे जानना था, इसलिए कर ली। लेकिन कितने लोग पता है कि पत्रकारिता क्या है? आपके यहाँ पे तो झारखंड उड़ीसा से अच्छा है, बेहतर एजुकेशन में बहुत आगे हैं, आपको एक स्कोप है, वो हमारे पास नहीं है। तो सोचिए, पहला तो वहीं से आता है। फिर अब जब अपनी पत्रकारिता शुरू करते हैं मीडिया में, जब मैंने काम शुरू किया, वही चैलेंजेस थी। एज ए आदिवासी लड़की मुझे कहा गया कि तुम ऐसे बात करोगे, तुम ऐसे कपड़े पहनोगे। तो सोचिए, एक लड़की जो आदिवासी लड़की पहली बार कहीं से उम्मीद लेके मीडिया में आई होगी कि मुझे करना है, बेहतर करना है, अपने समाज के लिए करना है। आप सीखने के मौका, जहाँ पे बड़े बड़े लोग बोलेंगे, जो प्रोफेशनल है वही लोग आपको इस तरह का बात बोलेंगे, तो आपकी तो उम्मीद टूट ही जाएगी। मैंने अपने आप को बहुत बार तोड़ा है कि मुझे नहीं करना है, मैंने गलती की यहाँ पे आके। तो हर आदिवासी बच्चे के साथ, अरबों पत्रकार के साथ ये चैलेंजेस है। तो उसमें आप बोलेंगे अभी जो अब आदिवासी समाज के मुद्दे पे जब आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वही बोलते हैं जो बाकियों ने बोला। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं मलकानगिरी में, मुझे एज ए नक्सल मेरे ऊपर इंक्वायरी चल रही है, कहीं मैं जो जिस एरिया में मैं जाती हूँ, क्यों जा रही है वहाँ पे, ये आदिवासी है, एक लड़की है, पढ़ी लिखी है, आदिवासी उस इलाकों में जा रही है, मतलब ये नक्सल से रिलेटेड इसकी है, उस तरह से आपको देखा जाता है। अब जो अपनी मुद्दों पे बात करेंगे आदिवासी समाज के, अब जो जंगल की बात कही है, लैंड की बात कही है, अब जो उन बातों पर जब करेंगे तो लोग हमें बोलते हैं कि ये एक तरफा कर रहे हैं, जबकि संविधान में देखिए, कानून में देखिए, वो राइट्स का पहला हक आदिवासियों का है, उसके उनके लिए हम एज ए जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, उसके बाद भी वो सारी चीज़ें रहती हैं। और जो स्कोप है वो अब हमारे स्टूडियो में जहाँ पे भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो हमें वो स्कोप नहीं देते कि हमें भी गलती दिखाते कि आप आदिवासी हो, एक तरफा कर रहे हो। जैसे बोल रहे हैं, हमें वो करना भी चाहिए, क्योंकि जो लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं या जिनके आवाज़ों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका कोई भी दिखाने की कोशिश नहीं करते। और समझ सबको है, हम बात करते हैं ना आदिवासियों का इश्यूज के ऊपर, शायद मेन स्ट्रीम के लोगों को समझ नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे देश में आदिवासियों का एक अलग जगह है, अपने देश में आदिवासी सबसे ज़्यादा है, फिर भी आदिवासियों के मुद्दे पे बात करना, बिना मीडिया देखे भी पढ़ते भी हैं, जो हमसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, तो क्यों नहीं समझ पाते आदिवासियों का क्या क्या मुद्दे हैं और किस तरह से उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए, या एक सॉलिडरिटी देना चाहिए, वो नहीं होता है। जयंती जी, आपने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि कई बार ऐसे सिचुएशन आए जब आपको लगा कि मैं इस फील्ड में क्यों हूँ। मैं सिचुएशन जानना चाहूँगी, क्या सिचुएशन रहे होंगे? देखिए, जब मैंने पढ़ाई के लिए घर में भी मना किए कि आदिवासी, मतलब मेरे घर में ऐसे कोई नहीं था, मीडिया में पहली बार मेरे जिला में कोई नहीं था लड़की की मीडिया में काम करे, सारे पुरुष काम करते हैं। उसमें मैंने जब काम किया, जो सोशल वर्कर काम करते थे स्टूडेंट लाइफ में, तब लगा कि अपनी बातों को रखना चाहिए। तभी मुझे लगा, नया एक यूनिवर्सिटी खुला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट में, जो कि हमारे गांव से 150 किलोमीटर है, वहाँ पे पढ़ाई करने जाना है। फिर घर वाले बोले इतना दूर तुम्हें कौन भेजेगा, हमारे पास मतलब एफोर्ड नहीं करेंगे, पापा रिटायर्ड हो गए थे, फिर भैया लोग बोले कि लड़की हो के क्यों करोगे। वो तो पहली चैलेंज थी। जब मैं ऐसे घर छोड़ के मुझे पढ़ाई करने का मौका मिला, कुछ लोगों के मदद से मैंने पढ़ाई किया, फिर भुवनेश्वर में जाके काम किया, तो तब वहाँ पे मुझे बहुत बुरा लगा जब मेरे स्टूडियो में मुझे बोला गया तुम ऐसे कपड़े पहनते हो, तुम्हारा भाषा, मेरा आदिवासी लैंग्वेज है, कोया लैंग्वेज अपना अलग है, तो हमारा उड़िया हमारा भाषा नहीं है। जब हम बात करते हैं प्रोनाउंस में ये रहता है, लेकिन कोई मीडिया पर्सन उस तरह से आपको जज करेगा, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो वो बहुत बड़ी चुनौती है, किसी के कॉन्फिडेंट को आपने ब्रेक कर दिया। फिर मैंने 5 साल काम किया, मेरे काम को इस तरह से सराहा गया। फिर मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की उस दौरान, तो मुझे मेरे मेल कॉलीग के साथ काम करने का मौका दिया गया। और मेल कॉलीग के साथ एज ए ट्रेनी रही, लेकिन वो मुझे दिखे नहीं, बोले कि एक लड़की को लेके एज ए रिक्स में कहीं नहीं जा सकती। मुझे, मेरे पास कैमरा नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं घूमते रही उनके पीछे, वो भागते रहे। तो सोचिए, मुझे प्रूव करने के लिए, और जो कि PR डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे आप पढ़ने के बाद एक सर्टिफिकेशन आपको देना पड़ता है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। वहाँ पे सारे मेल कॉलेज का सबका नाम चढ़ा हुआ था। मुझे 6 महीना लगा अपना नाम उस जिला दफ्तर में अपना नाम चढ़ाने के लिए कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और काम करने के लिए ग्राउंड में आई हूँ। तो सोचिए, ये सारे चैलेंजेस तो बहुत ही है। जब काम करती थी बोलते थे कि मेरे कॉलीग्स कहते थे कि 2-3 दिन में छोड़ देगी। तो ऐसे चैलेंजेस तो बहुत है और आगे चलते रहेंगे। और आदिवासी चैलेंजेस पसंद करते हैं। यस, हम पसंद करते हैं और करके जीत के दिखाएंगे भी।
बिल्कुल, इनका नाम फोर्ब्स मैगजीन में भी आया है, शायद आप लोगों को पता होगा। आज जयंती बरुड़ा किसी के लिए पहचान की मोहताज नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दो साथी ऐसे हैं जो संथाली भाषा में पत्रकारिता करते हैं। वो भाषा मतलब जहाँ पर हम हिंदी को स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं आदिवासी, वहाँ पर ये संथाली भाषा में कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना चैलेंजिंग इनके लिए रहता होगा उस अपनी भाषा में चीज़ों को रखने के लिए। तो अरनेश है हमारे साथ, बुद्धेश्वर किस्कू है, दोनों संथाली में। जब भी इनका यूट्यूब चैनल आप खोलिएगा ना, संथाली भाषा में बोलते हुए ये लोग दिखेंगे और एक तरीके से आदिवासी समाज की भाषा को बचाने का भी ये काम कर रहे हैं पत्रकारिता के माध्यम से। बुद्धेश्वर जी, किसी ने सजेस्ट किया था कि संथाली भाषा में ही करो या फिर आपने अपने मन से क्या सोचा कि हम संथाली भाषा में पत्रकारिता करें? चलिए सबको जोहार। संथाली भाषा में पहले जो है देखते थे कि सब हिंदी में चल रहा है, अपनी समाज की आवाज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है लोग। जो भी खबरें आ रहे हैं सब हिंदी में आते हैं। जब हम शुरू किए थे संथाली शुरू करने का मेन मकसद कि जितने भी गांव घरों में जहां पर मीडिया क्या सरकार तक नहीं पहुंचा अब तक, वहां से हम वहां के आवाज़ों को निकालने का एक प्रयास था। और वहां अगर हम हिंदी से चलाते तो शायद उन तक वहां का आवाज़ बाहर नहीं निकल पाता और वहां के लोग भी उन भाषाओं को नहीं समझ पाते। आज भी ऐसा है, कई सारे हिंदी चैनल चलते हैं लेकिन उस जगह तक चैनल जो है नहीं पहुंचा है जहां अभी संथाली चैनल चलता है। जिस गांव में, जिस टोला में, वहां तक संथाली चैनल चलता है लेकिन हिंदी चैनल अब तक नहीं पहुंचा। हमने सोचा क्यों ना, हिंदी तो चल रहा है हर जगह, क्यों ना इस अपने भाषा में शुरू किया जाए। उस वक्त हमने संथाली भाषा में शुरू किया और अब हर घर में, संथाल के हर घर में ये चैनल है, हर घर के लोग देखते हैं। और जिस तरह हिंदी में बड़े चैनल हैं मैन स्ट्रीम मीडिया, इस तरह संथाल में भी ये चैनल बना है। कहीं अगर गलत हो रहा है तो यहाँ से उसको एक दो बात कह देते हैं तो वहाँ इफेक्ट हो रहा है। कल परसों की बात है, 5-10 दिन हो गया, एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक बहिष्कार को लेकर हमने एक आवाज़ उठाया जिस पर संशोधन हुआ और वहाँ ठीक हो गया। हिंदी चैनल में चलाया था कुछ दिन पहले तो बड़ा विवाद हो गया, वहाँ 2 भाग हो गया, लेकिन हम लोगों ने चलाया था अपनापन समझ के, लोगों ने उसको ठीक किया। तो हमने शुरू किया था इसी को लेकर कि अपने भाषा में अपने लोगों तक भी, गांव में जो लोग हिंदी और इंग्लिश में नहीं जानते हैं, नहीं सुनते हैं, वैसे लोगों तक भी आवाज़ पहुँचे, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, ये वहाँ तक भी पहुँचे और उनके बाद भी बाहर आए। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने शुरू किया था और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल, अगर आप आदिवासियत को लेकर या आदिवासी स्टेट में आप पत्रकारिता कर रहे हैं या बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं, शायद इन छोटे पत्रकारों से, मतलब जो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है कि आप समाज से, आदिवासी समाज से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं भाषा के रूप में। बुद्धेश्वर आदिम जुमित करके इनका यूट्यूब चैनल है, देखिएगा ज़रूर। अरनेश है हमारे साथ। अरनेश, संथाली भाषा कितना चैलेंजिंग है, इस भाषा में खबर करना, क्या जैसे बुद्धेश्वर बता रहे हैं कि असर पड़ता है आदिवासी समाज में, लोग आपकी खबरों को देखते हैं, लेकिन वही खबर अगर हिंदी में आती है तो उस पर क्या रिएक्शन होता है? सबसे पहले तो लोकतंत्र 90 के टीम और टीम धूमकुड़िया की टीम, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को बनाने के लिए आज सफल हो चुकी है और आज शुरुआत है। जिस हिसाब से अभी आपने बताया, आप हमको पूछिए कि कितना चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग तो बहुत ही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम लोग धरातल पर जाते हैं और वहाँ का कवरेज करते हैं। पहले हम भी कोशिश करते हैं कि संथाल में कवरेज करेंगे, इसके बाद फिर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हिंदी में करते हैं, लेकिन बहुत चैलेंजिंग है। और देखा जाए तो खास करके हम संथाल परगना दुमका से आते हैं, वहाँ पर जो है बहुत सारा दलाल है, माफिया है, और उन लोग के खिलाफ अगर आप न्यूज़ चलाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारा माफिया खड़े होंगे कि आप गलत कर रहे हैं, दिस देट कर रहे हैं, थोड़ा मतलब डरावपन महसूस हो रहे हैं, लेकिन डर ना हो के फिर भी हम लोग दिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है।
अगर दिखा जाए तो हिंदी भी बहुत सारा हिंदी चैनल है और ई पेपर भी है, न्यूज़पेपर भी है, लेकिन आदिवासी का जिस प्रकार से दबाया जाता है खबर को, उस खबर को हम लोग अपने स्तर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए चैलेंजिंग तो बहुत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अधिकारी पदाधिकारी भी बहुत कोई मैनेज होने का प्रयास करते हैं और मैनेज होते भी हम अपना आंखों से देखे हैं। वो सब खबर हम लोग प्रकाशित जब करते हैं तो हम लोग पास कॉल आता है, आप लोग काहे ऐसे करते हैं, आप लोग ना आपका कोर्स है ना कुछ है, तो हम बोले क्या डिग्री मांगा जाता है? हाँ डिग्री मांगा जाता है, आप फर्जी पत्रकार। हम डायरेक्ट बोलते हैं ठीक है आप मानते हैं आप हम फर्जी पत्रकार हैं, लेकिन हम एक स्वतंत्र है, जो चल रहा है वो तो हम दिखा सकते हैं, आप मना नहीं सकते हैं। आप मना करेंगे तो हमारा समाज आपको माफ नहीं करेगा। उसी उम्मीद के साथ हम भी अपना खबर को दिखाते हैं और सच्चाई खबर उठाते हैं, लेकिन चैलेंजिंग तो बहुत है। सर, जो आप सवाल कर रहे थे फर्जी पत्रकार और असल पत्रकार, इसलिए मैंने बोला कि ये सेशन देख लें तो बात करने में और अच्छा लगेगा। चलिए हम बात करेंगे दानियल मुर्मू जी से। सर, आप शायद ये ट्राइबल पोस्ट की तरफ से आए हैं। सर, अभी जब आदिवासियों के लिए कहा जाता है, जैसे अभी कुछ हमारे लोग तो आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, चीज़ों को ला रहे हैं, आप लोग लेखनी पे काम करते हैं, लेखनी में कितना असरदार है सर एक आदिवासी का आदिवासी खबरों को करना? सबसे पहले हमारे इस मंच के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे जो हेड हैं हिम्मत सिंह बछानिया, उनको यहाँ आना था जो एमपी में है। चूँकि मैं मुख्य संवाददाता हूँ द ट्राइबल पोस्ट का, तो ये जिम्मेदारी मेरे पास आई कि आपको देखना है, बताना है क्या है क्या नहीं। और हम जितने भी आज द ट्राइबल पोस्ट में जुड़े हुए हैं, असल में हम लोग एक ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्य में आरंभ में लगे हुए थे। तो ये जो फील्ड है, जो खाली सा लगा हमें कि हमारे बात को पहुंचाने वाला कोई नहीं है। और एक मुद्दा ये भी था कि क्या कौन सही कौन गलत है कि नहीं। तो इसलिए आज के टाइम में द ट्राइबल पोस्ट भारत सरकार में रजिस्टर्ड एक प्रिंट मीडिया है, इसके साथ डिजिटल मीडिया के तौर पे भी काम कर रहे हैं, और डिजिटल में मैगजीन जो न्यूज़पेपर आती है, डिजिटल न्यूज़पेपर, और साथ ही यूट्यूब में भी इसको लेके आ रहे हैं। मैं कुछ विषय से हट के बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, और ये बताना जरूरी है क्योंकि अभी जो हम लोग फर्स्ट सेशन में हमने देखा कि स्ट्रीम मीडिया या मुख्य मीडिया में आदिवासी समाज को या हमारे जो पत्रकार को उतना अहमियत नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक मीडिया परिवार को हम लोग पैदा करें, समझ रहे हैं। तो हमारा जो क्योंकि हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं, ज़्यादातर बहुत गांव देहात में जंगल क्षेत्र में रहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकते पढ़े लिखे भी नहीं हैं, पर हाँ बोलने में, जज्बात में, बहुत सारी चीज़ों में, विषय को रखने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो न्यूज छपती है वो प्रॉपर हिंदी में छपती है, साप्ताहिक है। और हमारा जो प्रयास है कि जो पत्रकार है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको भर्ती करें, उनको ट्रेन करें। ठीक है, हमारे पास में ट्रेंड पत्रकार नहीं है, अनट्रेंड है, बल्कि उनको लाते हैं, उनको माइक पकड़ाते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, और कई बार उनकी बोली जो है हेजिटेशन होती है, उनकी भाषा में बोले पकड़ नहीं होती है, पर बोलते ना करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान, रस्सी आत जात से सिल पर पड़त निशान। ठीक है ना, प्रयास करते रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन मजबूत होगा। तो आज के टाइम में झारखंड में हमारे पास में लगभग विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में लगभग 12 के आसपास जो है पत्रकार है, और मैं उनके संपर्क में रहता हूं। और जिस तरह की जो समस्याएं हैं कि जो गलत लोग चपेटे में आते हैं तो धमकी और बहुत सारे लीगल प्रोसेस होते हैं, तो चूंकि एक ट्राइबल एक्टिविस्ट होने के नाते अनुभव है, तो उनके लिए मैं खड़ा होता हूँ, स्टैंड लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसा सुरेंद्र जी बोल रहे थे कि हमारे पास कोई गॉड फादर नहीं है,
नहीं थे, ना है कि नहीं? तो डैनियल मुर्मू एज ए गॉडफादर अपने टीम के लिए खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं। तो और चैलेंजिंग बहुत है, जिस तरह से मैंने देखा है खुद भी जा करके कि भ्रष्टाचार जो है एकदम जमीनी स्तर तक पहुंचा हुआ है। और दुमका के शिकारीपड़ा में एक झुमकी विलेज है, वहाँ मुझे न्यूज़ कवर करने के लिए मौका मिला था। ठीक है, टोटल विकास जो है कागज में हो रखा है, सड़क कागज में, सारा चीज। और जैसे ही हमने उनको न्यूज़ कवर किया तो जो भी वहाँ के मुखिया थे, करता धरता, उनकी नींद उड़ गई। ठीक है, और कितना दिन तो भागते फिरे, घर पे नहीं रहे कि छापा पड़ेगा क्या होगा करके। तो जो हम लोग जो छोटे स्तर पे जो मीडिया है, ऐसा नहीं है कि प्रभावी नहीं है, कील छोटा ही हो, जब चुभता है तो बहुत दर्द करता है कि नहीं? तो इस चीज़ को समझना है, छोटा छोटा करके ही हम बड़े होते हैं। आज हमारा स्तर छोटा है, पर आने वाले 5 साल या 10 साल में अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ी टीम हमारे बीच में होगी। सर, हमेशा ये सवाल रहता है कि हम पत्रकार तो हैं लेकिन पत्रकार बना नहीं पा रहे हैं, आप बना रहे हैं। जी हाँ, ये एक बड़ी उपलब्धि है आदिवासी समाज के लिए पत्रकारिता के लाइन में। और मैं यहाँ मन से एक आह्वान भी करता हूँ, क्योंकि अगर आपके हम लोग पंचायत स्तर से लेकर पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पे हम लोग नियुक्ति करते हैं। अगर क्योंकि हर कोई लोग आपका प्रमाण मांगते हैं कि आप मीडिया हाउस से हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो हम बाकायदा अपने लोगों को उनको पत्र भी देते हैं और इस तरह से बैच अवेलेबल करते हैं कि जहाँ जाए तो लगे कि यहाँ एक प्रोफेशनल मीडिया हाउस आया हुआ है। ठीक है, हम छोटा रूप में हैं पर हम बड़े स्तर पे सोच रखते हैं और काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी की कमी थी कि हम आने वाली पीढ़ी को बना नहीं पा रहे हैं और उस खाली जगह को भरने का काम कर रहे हैं। हम जुड़ेंगे, छत्तीसगढ़ के हमारे साथी हैं रिकेश्वर राणा जी, पीटीआई न्यूज़ 18 के लिए काम करते हैं। राणा जी, कितना चैलेंजिंग है नए युवाओं का इस फील्ड में काम करना, जब हमारे सीनियर काम कर ही रहे हैं और उस फील्ड में हम युवाओं को स्टैब्लिश होना कितना चुनौतीपूर्ण रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को जोहार, और लोकतंत्र 19 की टीम को भी जोहार, क्योंकि धन्यवाद, उन्होंने हमको मौका दिया बस्तर से यहाँ पर आके इतना मंच दिया। मैं सबसे पहले बोलूँगा कि जैसे बस्तर जैसे क्षेत्र में पत्रकारिता करना बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि वहाँ ऐसा नक्सलवाद समस्या है, कई सारे समस्याएं हैं, उनके बीच अपने को जूझना पड़ता है। और मैं शुरू में मैं आना चाहता था, लेकिन क्या है, मैं 2 अटेम्प्ट CGPSC और एग्ज़ाम भी दे चुका था। और उसके बाद जब मेरे गांव में ही एक बोधघाट प्रोजेक्ट है इंद्रावती नदी में जो बनने जा रहा है, उसको लेके पूरा आंदोलन होते थे, लेकिन उसमें कवरेज करने के लिए कोई मीडिया संस्थान नहीं आती थी। तो उसके बाद से मैंने ही मीडिया फील्ड को चुना और उसके बाद जुड़ा। और जो हमारे थमीर भाई है, उनके कहने पर मैंने पत्रकारिता, जो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, वहाँ पर पहुँचा। वहाँ रहते हुए मैंने 2-3 चैनलों के लिए मैंने काम करना चाहा और इंटरव्यू देने गया, क्योंकि बस्तर से निकलकर रायपुर जाना है बहुत ही वो चैलेंजिंग। और वहाँ जैसे हम लोग का इंटरव्यू लिया जाता था, तो इंटरव्यू में हमको ये नहीं पूछा जाता था, योग्यता पूछा जाता था, लेकिन हमको इंटरव्यू के साथ ये पूछा जाता था कि तुम वहाँ से कितना पैसा कमा कर दे सकते हो, हमको विज्ञापन के तौर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को कितना पैसा दे सकते हो, ऐसा। तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि हमारे पास वहाँ संसाधनों की कमी थी, कहीं अंदरूनी गांव जाना था। और जैसे हम अंदरूनी गांव जाते भी थे तो कई सारे जो नक्सल की जो टीम है वो भी हम पर डाउट करती थी कि ये पुलिस के लोग हैं या सच में पत्रकार है या नहीं। तो कई बार हमको आइडेंटिटी दिखाना पड़ता था कई सारे। तो उसके बाद मैंने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काम करना शुरू किया। तो उसके बाद से फिर जो वहाँ पर भी मैंने देखा कि जैसे अपने जो स्पेस जो जितने भी ट्राइबल एरिया का है वो उतना नहीं मिल पाता है, जैसे जितना हम कवरेज करते हैं 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन उसमें जैसे 1 मिनट 2 मिनट ऐसे ही दिखाया जाता था। तो उसके बाद थमीरा और मैंने एक दिन सोचा कि एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करते हैं, जिसका नाम दिया हमने ग्राउंड स्टोरी हिंदी। उसके बाद से हमने क्या है, जो माइनिंग एरिया से प्रभावित हैं इन गाँव पर फोकस किया, जिन गाँव में शिक्षक नहीं पहुँच रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुँच रही है, इन गाँव पर हमने फोकस किया। तो ऐसे ही एक और वाक़या था NMDC से जो निकलने वाली लाल पानी,
उस लाल पानी को पीकर आज भी जो एक लोहा गांव है वहाँ पर लगभग 70 परिवार हुआ करते थे, लेकिन जो लाल पानी पी कर वहाँ के मुश्किल से 15 या 20 परिवार ही बचे हुए हैं लाल पानी की वजह से। तो उस गांव पे हमने कवरेज किया और वहाँ पर जब हमने जाकर देखा तो एक जो बुढ़िया थी वहाँ की आदिवासी महिला, वो नदी पार कर रही थी और जो लाल नदी में ही बह गई थी। उसको जब उसकी जो डेड बॉडी को तलाशी करने के लिए ना एनडीआरएफ की टीम थी ना एनएमडीसी की तरफ से किसी को भेजा गया, वो गांव वालों के साथ ही हमने वहाँ पर पहुँचा और लगभग 14 दिन के बाद उस महिला की डेड बॉडी को मिलाया और उसके बाद हमने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल एक खाट में बोकर वहाँ के जो ग्रामीणों के साथ पहुँचाया। तो ऐसे तमाम सारे चैलेंजिंग है वहाँ पर बस्तर में। इसके अलावा नक्सलवाद के साथ ही और कहीं भी सारे चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारे पास क्या संसाधनों की कमी है और जैसे हम फाइनेंशियल जो हमको नहीं मिलता है पैसा, तो उसके जैसे हम बड़े चैनलों में काम करते हैं, जैसे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पीटीआई में, उस टाइप का हमको जैसे स्टोरी करते हैं उसमें हमको उस टाइप का पैसा नहीं दिया जाता है, क्योंकि उससे हमारा खुद का दिनचर्या ही नहीं गुजर पाता है। तो हम अपने यूट्यूब चैनल और घर परिवार को कैसे लेके चले, ये बहुत सारी समस्या आती है और कई सारे हमारा मन में भी वो बदलाव आता है कि हम पत्रकारिता करें कि नहीं करें, कैसे करने से क्या होगा। यहाँ इन तमाम सारी की वहाँ पर चैलेंजिंग है बस्तर में। चलिए, बहुत बहुत ब्रकेश्वर जी, हम यूथ के लिए ना सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो हम समझ पाए वो सबसे ज़्यादा है कि अभी जो नई युवा पत्रकारों को जो ट्रोल किया जा रहा है ना, और जिस तरीके से ऑनलाइन दबाव दिया जाता है, कुछ भी आप खबर करो तो तुरंत आपके जो भी दूसरे साइड के लोग होते हैं तुरंत फेसबुक में लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है सब झेल चुके हैं एक बार। क्या अनुभव रहा है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये जो दबाव पड़ता है ना, मीडिया में लिखना, ऑनलाइन दबाव, इस सब से कैसे उभरते हैं आप लोग? चलिए, कोई अनुभव भी जानना चाहेंगे अगर ऐसा हुआ है तो। हम अपना अनुभव साझा करते हैं। कुछ दिन पहले हमने खबर किया था, एक गांव था जिसमें हमने पुल दिखाया था। गांव के लोग ज़्यादा शहर के साथ कनेक्ट नहीं हैं, तो पुल नहीं था, बड़ा समस्या था। लेकिन उनके लिए शायद समस्या नहीं था, उनको लगता था यही ज़िंदगी है, ऐसे ही चलेगा, यही ठीक है। हमने खबर किया कि यहाँ पुल नहीं है, विधायक को बनाना चाहिए। तो गांव वाले गुस्से हो गए, भाई हम लोग का अब पुल का कैसे दिखा दिए, पुल का कैसे दिखा दिए। एक ये भी समस्या है, गांव के लोग मीडिया क्या है, इसको दिखाने से क्या होता है, उन्हें ये सब नहीं पता है। और बाद में हमको पता चलता है कि जहाँ का हमने खबर किया था, लोकल विधायक जो है अपने कार्यकर्ता को कहकर भड़काए हैं कि भाई बोलो हम लोग का यही सब ठीक है, पुल नहीं चाहिए, पुल नहीं चाहिए। क्या पुल हम लोग का पुल नहीं है, हम लोग ऐसे ही ठीक है, हम लोग वर्षों से ऐसे ही रहेंगे। पुल आएगा, यहाँ लोग आएंगे, हम लोग को भगाएगा, कुछ ऐसे करके लोगों को भड़काएगा। तो ये भी एक दबाने का प्रयास है। और जैसे कि सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, वैसे ही कुछ लोग होते हैं, खासकर ये लोग न्यूट्रल वाले नहीं होते हैं, हमें लगता है कुछ ना कुछ पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, यही लोग ऐसे करते हैं। प्रभाव पड़ता है हाँ। पत्रकारिता पर इसकी? नहीं, बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ प्रभाव होता है। कुछ विरोधी टाइप के लोग होते हैं, उनको उन तक ये बातें पहुंचता है, तो आपस में वो लोग कनेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये भी होता है कि जितने भी हम लोग अच्छे काम किए होते हैं, ये लोग साथ में रहते हैं, तो ये सब प्रभाव होता है, लेकिन दब जाता है। बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं कर पाते हैं प्रभाव, ठीक हो जाता है सर। दानियल सर, कभी ऐसे ट्रोलिंग या फिर ऐसे ऑनलाइन दबाव का कभी आया है ऐसा समय? मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ट्रोलिंग तो नहीं, पर उस समय मैं द ट्रैवल पोस्ट के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, फिर भी मैं पत्रकारिता जोहार एक न्यूज़ चैनल है मिस्टर आज़ाद, उसको मैं सहयोग करता था लगातार। तो एक जगह फुटबॉल ग्राउंड समतलीकरण का मैंने सरकार की योजना थी, तो उनकी लिस्ट निकल के आया कि यहाँ तो दिखा रहा कि हो गया है, पर वहाँ की स्थिति खराब है। तो हम दोनों जा कर के वहाँ पे रिपोर्टिंग करने चले गए, देखा कि वास्तव में वहाँ पे समतलीकरण का तो रिपोर्ट बना हुआ है, पर वहाँ एक्चुअली काम नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत ट्रैक्टर चला दिया इधर उधर, और ना ही ड्रेस चेंज करने के लिए भवन बना है, ना बाथरूम बना है।
उसको कवर करने के बाद फिर एक दूसरे जगह में लोग गए और वहाँ के ग्रामीण ने बीडीओ साहब को फ़ोन कर दिया, उस समय के जो प्रेजेंट बीडीओ साहब थे, और वो एकदम तमतमाए हुए गुस्साए हुए आए अपने ड्राइवर के साथ में एक और साथी को लेकर के, और रास्ते में मिल गए। फिर आप कैसे करके आप वहाँ चले गए, कैसे आप कवर कर रहे हैं, झपटा झपटी हुई। तो ये लगा कि अब तो बहुत बड़ा पंगा होने वाला है। तो हम लाइव में भी देखे थे। हाँ भाई हमारे लाइव में भी देखे थे। तो उसको मैं बता रहा हूँ कि मेरा फेस वहाँ नहीं आया क्योंकि मैं बाइक ड्राइव कर रहा था और बहुत अच्छा उसी टाइम आप दोनों को जो वीडियो साहब ने पीछे से भगाया था क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भगाया? भगाने का मूल कारण था कि हम वहाँ जा कर के जो फैक्ट को रिसर्च कर रहे थे कि वास्तव में वो चीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ग्राउंड रिपोर्ट हम उसको दिखाने के लिए कवरेज किए थे, और इसी बीच में जब रास्ते मिला और जब मैंने पकड़ा पकड़ी होने शुरू हुआ, क्योंकि उनके साथ 2-3 लोग थे, तो बोला कि आप सोच सकते हैं, आप हाँ। सच्चाई को दिखा रहे हैं, तो आप दोनों को जब वीडियो सामने आपको भगा दिया ना, बिल्कुल जो दौड़ा के फिर हम आप दोनों मरने वाले थे अगर किसी तरह बच गए। बिल्कुल, अगर मैं गाड़ी, चूंकि मैं दिल्ली में रहा हूँ, बाइक अच्छा रेस चला सकता हूँ, तो किसी तरह से एकदम बराबर आप वीडियो को देखेंगे तो अब धक्का मारा तब मैंने उड़ा देने का चक्कर था बिल्कुल, और स्टंट किया वहाँ पे हमने। और किसी तरह चूंकि मेरा कुछ क्षेत्र ऐसा है सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, और ले जाके दूसरे गांव में ले जा करके उसको हमने छुपाया कुछ समय के लिए। फिर हमारे जो युवा साथी लोग थे, भाई भी थे उनमें से, सब लोग आके मिले कि कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। तो ये तो हो गया थ्रेट वाला, ठीक है ना, पर ये वास्तव में अगर मौका मिले तो आप मैंने समय खत्म कर दिया जा सकता था। ठीक है, वो मैंने झेला है, और इसलिए मेरा कर्तव्य है कि हम अपने भाइयों को किस तरह से इस तरह के संकटों से हम बचाएं, ट्रेन करें। ठीक है, बिल्कुल अर्नेश। दीदी मेरा मन में एक चल रहा है, जैसे कि हम तो गांव स्तर जाते हैं, फील्ड स्तर जाते हैं, तो गांव के लोग हमको बोलते हैं बाबू हम लोग के पास सब कुछ है, जमीन है, बालू है, पत्थर है, फिर भी हम लोग गरीब क्यों हैं? जबकि पत्ता बेच के, लकड़ी बेच के अपना लड़का लड़की को पढ़ाते, फिर भी गरीब क्यों हैं? हम लोग को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रही? तो हम एक सोचे हैं कि जिस हिसाब से अभी रोजगार बेरोजगार का दौर चल रहा है, खास करके बेरोजगार का दौर चल रहा है, रोजगार तो नहीं मिल रहा है, और जो है महंगाई का दौर भी चल रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आदिवासी समाज खास करके डिसीजन लेना होगा। हम अपने स्तर से हम रिसर्च किए हैं कि रिजर्व सीट तो हम लोग के लिए है, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा, उसमें से अगर दिखा जाए तो किसी विधायक को अगर हम लोग चुनते हैं, सिर्फ उसको 3 बार अगर हम लोग मौका देंगे, अगर 3 बार उसको विधायक उसको बना दिए, इसके बाद वो क्षमता उसके पास बन जाता है जनरल सीट से चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि पैसा कौड़ी आ जाता है। 3 बार अगर विधायक बन गए तो उसको मतलब सरकार से हम लोग ये क्या बोलते हैं मांग करेंगे, अगर कोई आदिवासी समाज 3 बार विधायक बन गए, इसके बाद उसको जो एसटी का दर्जा समाप्त किया जाएगा, उसका बेटा और उसका बेटी को भी नहीं मिलना चाहिए। अगर चुनाव भी लड़ना है या जॉब भी करना है तो जनरल सीट से फाइट करेगा, तभी मतलब कुछ हो सकता है, ताकि कोई गरीब है ताकि उसको मौका मिलना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि ये बहुत हम देखे कि बहुत कम गाँव में हमको बताया बाबू हम लोग ये परिवारवाद कब तक हम लोग देखते रहेंगे, कम से कम गरीब युवा को भी मौका मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर जॉब में भी देखा जाए, हम रिसर्च किए कि प्रत्येक 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ती है। उस हिसाब से देखा जाए तो आज के डेट में कम से कम अच्छा खासा परिवार चलाने के लिए 1 लाख रुपया इनकम होना जरूरी है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिनका 1 लाख रुपया सैलरी है उनका बेटा बेटी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर उनका बेटा बेटी को आरक्षण नहीं मिलेगा तभी जो है वो जनरल से फाइट करेगी, फाइट करेगा। अभी पॉलिटिकल सेशन आने वाला है, हमें लगता है ये सवाल आपको ना उधर पूछना चाहिए। हाँ ये हम समझ रहे हैं, लेकिन हम गांव में जाते हैं ना तो हमको बताया जा रहा, पूछ रहा है आखिर हम लोग गरीब क्यों है ना? अभी पॉलिटिकल सेशन आएगा, आज 2 पॉलिटिकल सेशन है, हमें लगता है कुछ ऐसे चेहरे आ रहे हैं जो बाप के बाद आने वाला जनरेशन उस पद पर आया है और उसकी विरासत को संभाल रहा है। ये सवाल बहुत सटीक होगा जो आप कर रहे हैं। आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि कभी
ट्रोलिंग हुए हैं फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया में, उस दबाव से कैसे उभरते हैं? हाँ। कितना असर पड़ता है एक पत्रकार पर? असर तो पड़ता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप जेएमएम का गढ़ में आप जाते हैं तो आपको ये ट्रोल करेगा कि बीजेपी का आदमी है इसलिए यहाँ जेएमएम का यहाँ पर्दाफाश करने के लिए आए हैं। चुनौती तो है। अगर आप बीजेपी का ही में बीजेपी विधानसभा है, मतलब यहाँ का बीजेपी कैंडिडेट जीता हुआ है, बीजेपी का विधायक है या बीजेपी का सांसद है, अगर आप उस क्षेत्र जाते हैं तो आपके ऊपर आरोप लगा कि ये जेएमएम के तरफ से पत्रकार कर रहा है, इसी के वजह से हम लोग का पर्दाफाश करने के लिए आया है। चुनौती तो है। नहीं, ये दाग धब्बे तो हमारे ऊपर भी लगते रहते हैं। हमें लगता है हर पत्रकार पे लगते हैं। अगला साइड बोलता है कि फलना से लेकर आया है ना? ये बिल्कुल सटीक जवाब है। और एक ट्रोलिंग सोशल मीडिया को लेकर मेरा सबसे ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा। उसमें हम उड़ीसा में एक रिपोर्टिंग किए थे, उसको खबर को चलाए थे, जिसके बाद कुछ विरोधी लोग थे जो कुछ लोग घेरे हुए थे हमें रास्ते में। हम तो बाइक से चलते हैं, तो घेरे हुए थे। घेरने के बाद उन्होंने एक वीडियो निकाला, फिर जो मुंह से निकला वही गाली देने लगा। फिर कहा तेरे पास क्या है, तुम कैसे पत्रकारिता कर रहा है, बहुत बड़ा पत्रकार बन रहा है। हमने बड़ा बड़ा पत्रकार हम लोग का आवाज़ नहीं, खबरों को नहीं दिखाता है, तुम दिखा दिया। इस तरह करके पूरा बहुत ज़्यादा वायरल करने लगे। उससे हम उभरते हैं, हम उस चीज़ को इग्नोर कर लेते हैं। जितना वायरल करना वायरल करो, मेरा जो काम है उसमें हम लग जाएंगे, असर नहीं पड़ेगा। हम भटकाने का प्रयास करके हम भटकेंगे नहीं। इसकी वजह से हमें किसी तरह का कोई परेशानी हमें नहीं लगता। मतलब आप ट्रोलिंग को हावी होने नहीं देते? नहीं, ट्रोल करना है, उसका ट्रोल करने का काम है, करते रहो। मेरा पत्रकारिता काम है, हम करते रहेंगे अपना। चलिए जयंती जी, आप कभी ट्रोल हुए? जी हाँ। बुद्धेश्वर माइक। हाँ, ट्रोल तो एक बात बोलना चाहूँगी कि जब मैं मलकानगिरी उड़ीसा से मैं हूँ, तो वहाँ पे जब जंगल अधिकार कानून पे मैंने एक स्टोरी किया था, जब कि ग्राम सभाओं के लोग 3 साल से एक पट्टे के लिए लड़ रहे थे। तो आप जानते हैं कि क्लेम के 60 डेज़ के अंदर देना है, गवर्नमेंट का बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद 3 साल आदिवासियाँ बार बार जा रहे हैं डीएम के पास, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। तो उसको लेके फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे पिताजी को बुलाए थे और उनको बुला के सारे डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर बैठे थे, बोला आपकी लड़की ये सब वीडियो बनाते हैं, सब बात करते हैं, तो उनको मना कर दीजिए। तो वो तो एक था ही। अब जब कुछ लैंड इश्यूज मलकानगिरी में चलते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने अभी एक हिंसा भी हुआ था, एक महिला को ब्रूटली मर्डर किया गया एक लैंड इशू के वजह से, जो कि नॉन ट्राइबल्स इसमें इन्वॉल्व थे। जिस मुद्दे को मैंने ग्राउंड में जाके जब किया, तो वहीं पे बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे ट्रोल किए। और अभी भी जैसे कि जिन लोगों से मैं मिलती थी, वो लोग मुझे अभी जब चल के जाती हूँ, उन लोगों का जो बिहेवियर है बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मेरा काम था कि वो चीज़ों को सही से दिखाना। और एक आदिवासी महिला तो इस बातों को समझ पाते हैं वो उसमें कितना सच था, और सच की तरह ही दिखाने की कोशिश किया था। उस बावजूद भी जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, मुझे उसी नज़र से देखते हैं कि आपने गलत लिखा, या बोलते रहते हैं कि किसी वीडियो में भी बोले हैं, मेरा नाम ना लिए, कि ये लोगों को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है या इनको पैसा दिया जा रहा है, हमारे ऊपर बोल रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको बुरा तो नहीं लगता है, लेकिन ज़्यादा चैलेंजेबल है। और अपने समाज की बातों को सही से रखने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंट और ज़्यादा आता है। और इन बातों का अगर नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? यही तो करते हैं वो लोग कि आप अपने मुद्दों को बात ना रखें। वो चलिए सवाल तैयार रखिएगा, 2 मिनट में आप लोग से सवाल लेंगे। आखिर में राणा जी से जानना चाहेंगे, कभी ट्रोलिंग का शिकार हुए हैं? क्योंकि जो अभी की यूथ है ना, यूथ जो लोग अभी पत्रकारिता कर रहे हैं, इनके लिए बहुत आसान है, लोग बहुत आसानी से ट्रोलिंग करते हैं, फेसबुक पर लिखना पढ़ना करते हैं। और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस सारे वजहों से पत्रकारिता भी छोड़ दी है। जी, ये तो एक सामान्य है, क्योंकि ट्रोलिंग, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि जब तक ट्रोल नहीं होंगे तब तक आपको सीखेंगे नहीं। क्योंकि ये मान लेंगे कि हम ट्रोल हो रहे हैं तो हम सही रास्ते पर है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। कई लोगों को आप कोसते रहेंगे तो उनको हम इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके बातों को ध्यान देते रहेंगे तो हम अपने रास्ते पर चल ही नहीं पाएंगे। चलिए सवाल शुरू करेंगे, क्योंकि अभी सेशन तीसरे सेशन का समय हो चला है। कोई और जो पीछे से हमारे यूथ कुछ सवाल करना चाहते हैं, जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर,
क्योंकि उन्हीं से ये लोग निकल कर आए हैं। इनसे संबंधित अगर आपके सवाल हैं तो पूछिएगा, हाथ उठाइएगा, माइक पहुंचा दिया जाएगा, और किससे जवाब लेना है ये भी बताइएगा। माफ़ कीजिएगा, फ्लिपकार्ट से कॉल आ गया था। सभी से है जो जवाब देना चाहते हैं, जो आदिवासी भाषाओं में खासकर पत्रकारिता करते हैं। तो हमें एज अ रिसर्च स्कॉलर हमें बहुत समस्या होती है जब हम आदिवासी भाषाओं में काम करने के लिए जाते हैं, तो हमें शब्दों का एकदम क्या बोलते हैं, सटीक शब्दों की समस्या होती है। तो आप तो पूरा न्यूज़ निकाल करके लाते हैं, तो आप के पास आदिवासी भाषाओं में पत्रकारिता करने के वक्त में भाषा की समस्या होती है, संभव वो ज़रूरी है कि होती ही है। तो आप ऐसी स्थिति में कैसे उसका सामना करते हैं, या फिर कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, या कैसे मैनेज करते हैं कि वो भावना हुबहू आ जाए? क्योंकि आप जयंती जी, आप उड़ीसा से हैं, तो संभावना है कि आपकी आदिवासी भाषाओं में उड़िया हावी होगी और हिंदी प्रदेश में हिंदी हावी होती है। तो ऐसी स्थिति में कैसे सामना करते हैं? आप जो चाहे जवाब दे सकते हैं। थैंक यू। जयंती है, बुद्धेश्वर है, अरनेश है, अपनी भाषा में करते हैं। आदिवासी भाषा में अगर हम लोग अपने लोकल भाषा में बात करते हैं, भाषा को लेकर, तो उसमें अपने भाषा में बात करते हुए तो कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हम तो उसको बचपन से हम बोलते आ रहे हैं, तो उसमें तो हम कुछ ऊंच नीच हो ही नहीं सकता। भाषा का चयन भी अच्छा से होगा, और हम बचपन से बोल रहे हैं, मतलब उसको बहुत ही अच्छी तरह से बोल पाएंगे। भले हम हिंदी नहीं बोल पाएंगे, उनसे बात करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है हिंदी में, लेकिन अपने भाषा में बात करने में नहीं होगा। वो सटीक हम बोल पाएंगे, और वो भी हमसे अच्छा से बात कर पाएगा, जो भी है उसका समस्या सब बता पाएगा। हिंदी में हमको नहीं बता पाएगा। डानियल सर। मैं हिंदी मीडियम रहा हूँ शुरू से, बॉर्न इन पटना, और फिर इसके बाद दिल्ली रहा। मैंने 2018 के बाद मैं अपना होम टाउन आया हूँ दुमका में, और उस टाइम तक मुझे संताली मतलब समझ में आता था, पर बोलना नहीं आता था। पर सामाजिक काम करते करते हमने संताली भी सीखा, और संताली मतलब साहित्यिक संताली तो नहीं, पर एक बोलचाल की संताली हमने सीखी। और कई बार जाते हैं तो बोलते हैं बेड़बा ही बोलता है, मैं समझना, मैं ठीक से नहीं बोलता है, दिक्कू जैसा बोलता है। पर जब हम उनसे ठीक है जैसे तैसे संताली, पर सामने वाले को बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, आप उसको मत, क्योंकि मैं जो स्थिति से गुजरा हूँ, बोलते हैं बूढ़ा तोता सीख नहीं मानता है, भाषा को लेकर के हमने सीखा है। ठीक है, तो अब भाषा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप बोलते हैं ना, प्रैक्टिस अगर है तो आप भाषा, कोई भी भाषा सीख सकते हैं। और ऊपर वाला के दया से कई भाषाओं को मैं बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो सामने मैंने एक चीज़ अनुभव किया हूँ, अगर मैं केरला गया और 1-2 लाइन केरला में मलयाली में मैंने बोला, सामने वाले बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो हेजिटेशन नहीं रखना है, जितना आता उतना बोलिए। सामने वाला एकदम बहुत अच्छे तरह से साहित्यिक संताली में या जो भी उनकी भाषा है वो आपको जवाब देगा। ठीक है। जयंती, एक सवाल पिछले सेशन का बच गया था, तो जो सीनियर पत्रकारों से लिया गया था। तो इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी तो मुझे पहला ट्रोल या कमेंट मेरे स्टूडियो से आया था कि आप ऐसे बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे सही से, क्योंकि मेरा उड़िया लैंग्वेज नहीं है, मेरा ट्राइब लैंग्वेज है, तो वो प्रोनाउंस में रहेगा। लेकिन जब मुझे पता, मुझे अंदर ही बुरा लगा कि ये क्या है, हम अपनी बात रख रहे हैं, अपने तरह से रखेंगे, और रखना भी चाहिए। उसमें क्या चाहिए, हम साहित्य बना के, जिनको सीखना है, अब तो इंग्लिश में भी नीचे आ जाता है सबटाइटल, वो अलग बात है। इसीलिए हमने अपना इनिशिएटिव जो जंगल रानी हमने शुरू किया है, आदिवासी लड़कियों को लेके यूट्यूब चैनल हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग फ्री किए हैं कि अपने भाषा से जिसको जो मन करता है, जो वर्ड में हमारी चीज़ों को रखा जा सकता है, उसको आप रखिए, जिसमें हम अपनी बातों को सही से रख पाएंगे। और दूसरों की नकल करेंगे, उनको क्या वो वर्ड हम नहीं ला पाएंगे, लेकिन उनको अगर समझना है, वो अगर ऑब्वियसली प्रोफेशनली हमें हमारे आवाज़ को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना है, उसके लिए तो मीडियम है उसके लिए। तो लेकिन हमें वो कहीं ना बुरा ना लगे कि वो एक मीडियम बनेगी, हमारे लैंग्वेज के वजह से हमारा रीच ये नहीं हो पाएगा, वो मन में नहीं लाना चाहिए। जी बिल्कुल। एक सवाल सर का पिछले बार का रह गया था, सीनियर पत्रकारों से भी था। सर जवाब चाहेंगे? सुरेंद्र सर, आशीष सर, शुभम है, नौलीना है।
सर सवाल तभी पिछले बार का ये था कि जो सीनियर पत्रकार हैं वो अब तक कितने नए पत्रकारों को बना पाए हैं या फिर उनके लिए क्या कुछ काम कर पाए हैं, सर यही सवाल था। हाँ सर उसका जवाब चाहेंगे चूँकि अभी युवा पत्रकार यहाँ पर हैं। माइक। सुरेंद्र सर। थैंक यू। मुझे लगा था कि मेरी जिम्मेदारी अब खत्म हो गई, लेकिन इस जवाब के साथ मैं अपने जिम्मेदारी को यहाँ विराम देना चाहूँगा। दरअसल पत्रकारिता एक ऐसी क्षेत्र है जहाँ पत्रकार बनाए नहीं जाते। जिस तरह लता मंगेशकर या कोई भी गीत संगीत के क्षेत्र के कोई कलाकार ये सब बनाए नहीं गए हैं, ये उनके आंतरिक गुण होते हैं। वो उनकी क्रांतिकारी आप पैदा नहीं कर सकते। बिरसा मुंडा पैदा हुए, लेकिन बिरसा मुंडा को किसी ने बिरसा मुंडा बनाया नहीं। तो पत्रकारिता और पत्रकार भी ऐसा क्षेत्र है जहां कोई किसी को बनाता नहीं है। जब तक आपके अंदर पत्रकारिता अपने समाज के प्रति चेतना ना रहे, तब तक आपसे पत्रकारिता हो नहीं सकती। तो जब तक ये सारे भाव, ये सारे स्वभाव आपके अंदर नहीं हो, तब तक आप किसी को उठा करके पत्रकार नहीं बना सकते। कोई यहाँ कितने सारे मेरे बैच के बहुत सारे लोग थे जिसमें 4-5 लोग ही पत्रकार बने। बाकी कोई बैंक में पीओ है, कोई सीसीएल में है, तो कोई कोल इंडिया में है। इस तरह से सब लोग पीआर की जॉब में चले गए। तो पत्रकार सबसे पहली चीज़ है कि पत्रकार बनाए नहीं जा सकते। जो लोग पत्रकारिता में आना चाहते हैं तो उनको पहले आधे रास्ते खुद तय करने होंगे। उसके बाद आपको हमसफ़र मिलेंगे जो आपको मंजिल तक लेकर जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया सर, हमें लगता है जवाब मिल गया होगा। कुछ सीनियर से आपके भी कुछ सवाल हैं। हमारे जो सीनियर पैनल यहाँ पहले बैठे थे उनसे अगर आपके कुछ सवाल है तो कर सकते हैं, फिर हम लोग खत्म करेंगे सेशन को। जयंती, चलिए, हमेशा ये सवाल रहा है और हमें लगता है सुरेंद्र सर ने बहुत अच्छे से उस सवालों का जवाब दिया है। हमेशा ये कहा जाता है कि आप तो पत्रकार बन गए, लेकिन आपने आने वाले जनरेशन के लिए या आने वाले जनरेशन को कितना सिखा पाए हैं, इस लाइन में ला पाए हैं। तो सर ने कहा कि आप आधे रास्ते आ जाइए, आधे रास्ते में हम सब आपको जो सीनियर पत्रकार है वो मिल जाएंगे। मैं भी इस फील्ड में जब आई थी मैं किसी को नहीं जानती थी। अब जब मुझे ज़रूरत होती है मैं सुरेंद्र सर को कॉल कर लेती हूँ, आशीष सर को कॉल कर लेती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं कॉल कर लेती हूँ। फिलहाल इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो नए युवा हैं यहाँ पर। हाँ, एक मिनट, हमने जब शुरू किया तब संथाली में बहुत कम नहीं थे इस वक्त। उसके बाद कुछ दिन पहले हम लोगों ने उड़ीसा में एक बैठक किया था, जो कि बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से और असम से भी थे। जो कुल 22 संथाली में, मुंडारे में, हो भाषा में नए नए अपने चैनल शुरू किए हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं इसके बाद से। तो हमने देखा कि ऑटोमेटिकली अपने आप कुछ 22 नए लड़के बन गए हैं, लड़कियां भी हैं उनमें, और उनका जो है एक नाम भी बना दिया गया है मीडिया एसोसिएशन करके। मेरा अनुरोध है कि आप जब आप अपने समय का सम्मान चाहते हैं, दूसरे का समय का भी सम्मान। यही था कि उसके बाद बन गए हैं, अभी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। बिल्कुल, इस फील्ड में आपको स्वतः आना होगा और आने के बाद आपको बहुत सारे सहयोग के जो हैंड्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो पड़ोसी राज्य से आए हैं, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और हमारे झारखंड के साथी है। ये नई युवा है, नए युवा पत्रकार हैं जो ज़मीनी मुद्दों को आप तक लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी भाषा में भी और हिंदी में भी।